अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा इमरान खान साहब की मुबैना करप्शन के हवाले से एक सबूत भी मंजर आम पर आ गया है और इस सबूत के ज़रिए कुछ इस किस्म के इंकशाफात हो रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए एक ख़ास बिजनेसमैन को उसके बिज़नेस को तरवीज देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और उस बिजनेसमैन को मुश्किलात में से निकालने के लिए प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इस्तेमाल किया। और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस को इस्तेमाल करना ज़ाती मफाद के लिए करप्शन के ही ज़िम्रे में आता है। ना सिर्फ ये बल्कि इस काम के एवज़ इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर कुछ पेशकश भी की गई और वो पेशकश को कबूल भी कर लिया गया है। अब एक ऑडियो जो है वो लीक हुई है और ये ऑडियो है मलिक रियाज साहब की, जो एक बिज़नेस टाइकून हैं, बैरियर टाउन के ओनर हैं। और अब से कुछ अरसा पहले भी उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो आसिफ अली जरदारी साहब से राब्ते में थे और उनसे ये कहते हुए सुने जा रहे थे कि जनाब खान कहता है कि मेरा पैचअप करा दो, और दूसरी तरफ से जवाब आता है एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अब कि जो ऑडियो है जो लीक की गई है, इसमें मुबैना तौर पर इमरान खान साहब मलिक रियाज साहब के दफातर और साइट्स को खुलवाने के लिए अपने ऑफिस का, अपने प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कुछ घोटाला करते हुए नज़र आ रहे हैं। मलिक रियाज साहब की लीक होने वाली मुबैना ऑडियो में वो अपनी साहबजादी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, अपनी साहबजादी के साथ, और उनकी साहबजादी उन्हें यकीन दिला रही हैं कि जनाब खान साहब ने पैगाम भिजवाया है कि वो लेटर जो आप चाहते हैं वो कल तक इशू हो जाएगा और साइट्स भी खुल जाएंगी। इसी ऑडियो के अंदर उस हीरे की अंगूठी का भी जिक्र किया जा रहा है जो 5 कैरेट की डिमांड थी, लेकिन 3 कैरेट की वो जो है डायमंड की रिंग जो है वो दी गई थी। इसके हवाले से आपको याद है कि मैंने पिछली वीडियो में फ्राइडे टाइम्स की एक स्टोरी का आपके साथ हवाला दिया था। तो इस बात की तो कम से कम एक चीज़ की तस्दीक हुई है कि मोहतरमा फरा गोगी साहिबा की बराह रास्त ऑडियो ना थी, ना वो रिलीज़ हुई है। इनफैक्ट ये ऑडियो थी मलिक रियाज साहब की अपनी साहबजादी के साथ होने वाली गुफ्तगू की, जो लीक हुई है। और इस गुफ्तगू के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंकशाफात इसके अलावा भी किए गए हैं। इस ऑडियो में और क्या क्या इंकशाफात हुए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मलिक रियाज साहब को वो कौन सा लेटर दरकार था जिसके ज़रिए उनकी कुछ मुश्किलात ने कम होना था, उस लेटर की नौयत के हवाले से भी आपके साथ बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फेडरल कैबिनेट की स्पेशल कमेटी को खुसूसी तौर पर हदायत जारी की गई थी कि जनाब ये लेटर हर सूरत जारी करना है। इस पर बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पेशकश की। और वो पेशकश कर रहे हैं ग्रैंड डायलॉग के हवाले से, और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक ग्रैंड डायलॉग किया जाए और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इस ग्रैंड डायलॉग में मुल्क की तरक्की से मुंसलिक तमाम शोबों की बात की जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ग्रैंड डायलॉग है ये होना चाहिए, यकीनी तौर पर होना चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे और पहली मरतबा जब नेशनल असम्बली के इजलास में बतौर अपोजिशन लीडर आए थे, तब भी खिताब करते हुए उन्होंने मिसाक मईशत की बात की थी। और उनका ये कहना था कि हमें मईशत की तरक्की के लिए कुछ रहनुमा असूलों का तयन कर लेना चाहिए ताकि हम आए इक़्तिदार में या आप हों इक़्तिदार में, जो मईशत है वो एक मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हो और सरमायाकारों को इस बात का यकीन हो कि हुकूमत किसी की भी होगी, मईशत के लिए जो रहनुमा असूल तय किए गए हैं उन असूलों से किसी भी सूरत इनहराफ नहीं किया जाएगा। लेकिन उस वक़्त मिसाक मईशत की इस पेशकश को इमरान खान साहब की हुकूमत की तरफ से हकारत के साथ ठुकरा दिया गया था। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने तरीके से मईशत को हैंडल करने की कोशिश की, और जिस तरीके से हैंडल करने की कोशिश की वो अब कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म आज पहली मरतबा इस बात पर जो है इस पर ज़ोर दिया है कि हमें ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए और इस ग्रैंड डायलॉग में सेहत, तालीम, सनत, ज़राअत की तरक्की पर बात की जाए। IT समेत मुतअद्दिद ऐसे शोबे हैं जिससे ये मुल्क आगे बढ़ सकता है, उन सब का भी अहाता किया जाए। देखने में तो ये तजवीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये तजवीज़ भी बुनियादी तौर पर
اسی جگہ سے آئی ہے جہاں سے یہ تجویز پہلے بھی ایک مرتبہ آئی تھی، اور اس وقت آئی تھی جب شہباز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے اور ایک رہنما محمد علی دورانی صاحب کوٹ لکھپت جیل میں جا کر شہباز شریف صاحب سے ملے تھے، اور شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد وہ گرینڈ ڈائیلاگ کا ایک آپشن لے کر منظر عام پر آئے تھے، اور ہفتہ 10 دن انہوں نے یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی جو کھیر ہے اس کو پکانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کھیر ان سے تو پکی نہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر اس کھیر کو پکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ گرینڈ ڈائیلاگ ہو پائیں گے، کیونکہ یہ تجویز آئے ہوئے ابھی 10 منٹ ہی نہیں گزرے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس ڈائیلاگ کی پیشکش کو یکسر مسترد کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب کون سا میثاق اور کون سی معیشت، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، معیشت آپ کی اپنی ہے، ہماری اپنی ہے، اور معیشت تابع ہوتی ہے ہر جماعت کی اپنی پالیسیوں کے اور اس کے انتخابی منشور کے۔ یہ موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا، اور پھر اس کے بعد فاروق حبیب صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب میثاق معیشت یا یہ جو گرینڈ ڈائیلاگ ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت شرکت نہیں کرے گی، اور وہ اس معاملے میں کسی بھی طریقے سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب نے تو میں نے آپ کو بتایا نا، تو انہوں نے تو یکسر ہی مسترد کر دی نا بات۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو معاشی پالیسیاں ہیں اور معیشت کے لیے جو اسٹریٹجی ہے یہ ہر ایک جماعت کی اپنی ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہم جب اقتدار میں آئے تھے تو ہم نے مسلم لیگ نون کی کسی پالیسی کو فالو نہیں کیا تھا، کیونکہ ہماری اپنی معاشی ترجیحات تھیں، ہمارے اپنے آبجیکٹیوز تھے، ہمارے اپنے گولز تھے، ہمارا اپنا منشور تھا، اور اس منشور پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں اس منشور سے کمپیٹیبل اکنامک پالیسیز کو بنانا تھا جو ہم نے بنائی۔ لہٰذا جو حکومت ہوگی وہ اپنی مرضی کی معاشی پالیسی بنائے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بیل ہے یہ منڈے تو چڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، البتہ یہ خواہش ہے کسی طاقتور کی، اور اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اب شہباز شریف صاحب آ چکے ہیں منظر عام پر، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ میں تمام سٹیک ہولڈر سے یہ درخواست کروں گا کہ اس گرینڈ ڈائیلاگ کے اندر شرکت کرے۔ اب جب کہ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات شروع ہوتے ہی، جس طرح ماضی میں ہوا تھا، محمد علی دورانی صاحب گرینڈ ڈائیلاگ کا آپشن لے کے آئے تھے، آتے ساتھ ہی وہ آپشن بھی فلاپ ہو گیا تھا، اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب بھی یہ گرینڈ ڈائیلاگ کا آپشن لے کے آئے ہیں، لیکن اس گرینڈ ڈائیلاگ کا ہونا مجھے صرف اور صرف اس صورت میں ممکن نظر آتا ہے جب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے فرنٹ پر آئے، اور تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو ایک میز پر بٹھائے، اور خود اس گرینڈ ڈائیلاگ کا جو آؤٹ کم ہے، جہاں پر تمام سیاسی جماعتیں جس چیز پر متفق ہوں، اس کی ضامن بنے، تب تو شاید ہی یہ معاملہ آگے بڑھ سکے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی، یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے، یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ اپنے قدموں پہ خود چلے، خود ہی گرے، خود ہی سنبھلے، خود ہی آگے بڑھے، ہمیں اس معاملے پہ نہ الجھائے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ماضی کے اندر بھی اور اب بھی عمران خان صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، دونوں کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹنا چاہتے ہیں سیاسی معاملات میں۔ عمران خان صاحب کا ایجنڈا ذرا تھوڑا سا بڑا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہ اپنی نیوٹرلٹی کو ختم کرے، حق اور سچ میں کی لڑائی کے اندر وہ حق کا ساتھ دے، یعنی عمران خان صاحب کا ساتھ دے، اور عمران خان صاحب کو ماضی کی طرح سہارا دیتے ہوئے اقتدار کی منازل کو طے کرے، اور ان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی کے اوپر بٹھا دے، اور اس کے بعد وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر آرام سکون سے 5 سال 7 سال 10 سال جتنا عرصہ بھی چاہیں وہ حکومت کریں، اور ان کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، اور وہ ایک مطلق العنان حکمران کے طور پر پاکستان کو چلائیں۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب کا پوسچر عمران خان سے ذرا مختلف ہے۔ وہ جو بات کہتے ہیں اس بات کا بنیادی طور پر جو لائن ہے یا اس بات کا جو اوریجن ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں مختلف ملاقاتوں سے، چونکہ اس وقت وہ جس کرسی پر بیٹھے ہیں اس کرسی کے تقاضے یہ ہے کہ انہوں نے ہر ایک سٹیک ہولڈر سے جو پاور سٹرکچر کے اندر موجود ہے
उसके साथ राब्ते भी रखने हैं और उससे जो फीड बैक है वो भी लेना है। और मेरा ये ख्याल है कि कोयटा के अंदर उनको इस किस्म का कोई फीडबैक मिला है, क्योंकि वहाँ पर ज़ेर तरबियत अफसरान के साथ उन्होंने ख़िताब किया और यकीनी तौर पर वहाँ पर जो सवाल जवाब का सेशन था उससे शहबाज शरीफ साहब ने या साइड लाइन्स पर होने वाली मुलाकातों में शहबाज शरीफ साहब को इस बात का एहसास हुआ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट शायद ये चाहती है कि वसी तर इत्तफाक़ राय कम अज़ कम मईशत जैसे अमूर के ऊपर होना चाहिए, और ये वसी तर इत्तफाक़ राय को पैदा करने के लिए बतौर गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब को पहल करनी चाहिए। अब ये जो फ़ील उनको वहाँ से मिली थी उस फ़ील को उन्होंने इनफैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया है आज लाहौर में इंडस हॉस्पिटल की तकरीब में, इफ्तिताई तकरीब में। अब उन्होंने ये बात तो कह दी कि जनाब ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए, लेकिन अभी तक इस बात का अंदाज़ा उन्होंने शायद इसका जिक्र नहीं किया ये ग्रैंड डायलॉग होगा कैसे, कहाँ पर होगा, ये किन चीज़ों का अहाता करेगा, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या होंगे और क्या तमाम स्टेक होल्डर्स को वाक़तन एक छत के नीचे बिठाया जा सकता है। और ख़ास तौर पर इस सूरत में जब तहरीक इंसाफ की तरफ से ये तजवीज़ सामने आते ही बग़ैर किसी मशवरे के, बग़ैर किसी गौर व फिक्र के यकसर मुस्तरद कर देना, इस बात का इजहार है कि तहरीक इंसाफ अपनी जो अलग लाइन ऑफ एक्शन है, जिस तरह मैं बार बार आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, तहरीक इंसाफ माइनस ऑल, यानी कि वो एक जगह पर है और बाकी तमाम लोग उनके इस वक्त मुखालफ खड़े हैं, वो अलग हैं, बाकी तमाम लोग अलग हैं। और ऐसी सूरत में उनको इस तरफ लेके आना और उनको एक छत के नीचे बिठाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता था कि अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहते कि तमाम स्टेक होल्डर्स आए, हम बैठते हैं, हम बात करते हैं, हम तमाम असूल और ज़वाबत तय करते हैं और इसी ग्रैंड डायलॉग के अंदर हम इस बात को भी तय करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात कब होंगे और कैसे होंगे और शफाफ इंतखाबात के लिए कौन कौन से तरीक़ाकार को अडॉप्ट किया जाएगा, तो फिर मुमकिन तौर पर गारंटी अगर मिल जाती उनको किसी तरफ से या कोई ताकतवर इसके अंदर ज़ामिन हो जाता, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकीनी तौर पर इसके अलावा कोई ऑप्शन अडॉप्ट करना था और इस बात को शायद तस्लीम कर लेना था। लेकिन अब मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ये वजह है कि जो इस वक्त हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो अरूज पर पहुंच चुकी है और उसके नतीजे में जो सियासत है वो अदम मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रही है, अगरचे सियासत को मुल्क में इस्तेहकाम का ज़रिया होना चाहिए था। मैं ज़ाती तौर पर इस बात का बहुत बड़ा हामी हूँ कि हमारे सियासी इख्तलाफात को हमारे सियासी इख्तलाफात रहना चाहिए और सियासी इख्तलाफात की बेस के ऊपर मुल्क की पायदार तरक्की की रास्ते में रुकावटें नहीं बननी चाहिए, बल्कि उन रुकावटों को सबको मिलजुल कर हटाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जनाब रुकावटें आप खुद हटाएं, हमने अपने रास्ते की रुकावटें खुद उठाई थी, आप अपने रास्ते की रुकावटें खुद हटाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक मुनासिब रवैया होगा। हमें सियासत के अंदर शाइस्तगी, एक दूसरे का एहतराम और सबसे पहले पाकिस्तान के जो डॉक्ट्रिन है इसको मद्देनज़र रखना होगा। अब बात करते हैं मलिक रियाज साहब की, क्योंकि आपको याद है कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे टाइम्स के अंदर एक स्टोरी शाया हुई है और उस स्टोरी के अंदर इस बात का इंकशाफ किया गया कि फ़रा गोगी साहिबा ने मोहतरमा तकद्दुस माब बुशरा बीबी साहिबा के लिए मुबैना तौर पर 5 कैरेट हीरे की अंगूठी का मुतालबा किया था और उसके ज़रिए उनको जब 3 कैरेट मिली तो उन्होंने इसके ऊपर शिकवे का इजहार किया। और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि फ़रा साहिबा की इस हवाले से कोई ऑडियो मौजूद नहीं है उस वक्त तक। अब जब मैंने वो वीडियो की तो उसके बाद इस बात का यकीनी तौर पर तस्दीक हुई है कि फ़रा साहिबा की ऑडियो मौजूद नहीं है, बल्कि वो ऑडियो जिसका ज़िक्र किया जा रहा है वो ऑडियो इनफैक्ट मलिक रियाज साहब की है, जो अपनी साहबजादी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस ऑडियो के अंदर मुबैना तौर पर इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि उनकी साहबजादी की बात हुई है इस्लामाबाद में एक अहम शख्सियत की दस्ते रास्त यानी फ़रा गोगी साहिबा से, और फ़रा साहिबा ने उनको इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो लेटर जो आपको चाहिए आपकी साइट्स को ओपन करने के लिए, खान साहब ने इस बात की यकीन दहानी कराई है तकद्दुस माब के ज़रिए कि जनाब वो लेटर कल तक हर हाल में इशू हो जाएगा और आपकी साइट्स ओपन हो जाएंगी।
जिसके जवाब में वो जो हीरे की अंगूठी है उसका जिक्र आता है और मलिक रियाज साहब की साहबजादी अपने वालिद साहब को ये कहती हुई उसमें सुनाई देती हैं कि उनका मुझे ये कहना है, यानी फ़रा साहिबा का उनको ये कहना है कि मोहतरमा ये कहती हैं कि हमें 5 कैरेट की जो हीरा है वो चाहिए, आप मुझे वो भिजवा दें, अंगूठी मैं ख़ुद बनवा लूँगी और उसकी जो कीमत है वो मैं आपसे वसूल कर लूँगी। तो इस पर वो कहते हैं कि हाँ जी ठीक है आप कर लें। तो उनकी साहबजादी कहती है कि जी मैंने ऑलरेडी उनको ये बात कन्वे कर दी है। अब वो लेटर कौन सा है जिसका मलिक रियाज साहब जिक्र करते हैं? मेरा यह ख्याल है कि मुमकिना तौर पर ये लेटर वो है कि जब इंग्लैंड के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से मलिक रियाज साहब की जो कुछ अमाउंट थी, कोई तकरीबन 190 मिलियन पाउंड्स या 90 मिलियन पाउंड्स, वो कॉन्फिस्केट की गई थी और वहाँ से पाकिस्तान मुंतकिल की गई थी। और उसके नतीजे में काबीना की एक खुसूसी सब कमेटी भी बनी थी। और आपको याद होगा कि शहजाद अकबर साहब उस तफ्तीश के मौके पर उस वक़्त एसेट मैनेजमेंट कमेटी को वो हेड कर रहे थे। वो खुसूसी तौर पर गए थे लंदन और वहाँ पर जाकर उन्होंने इस सारे मामले को मॉनिटर भी किया था, बल्कि उनकी एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें वो मलिक रियाज साहब से एक ब्रीफ केस वसूल करते हैं और अपनी गाड़ी की डिग्गी के अंदर रखते हुए नज़र आते हैं वापसी के ऊपर। क्योंकि उस वक़्त बैरिया टाउन कराची का एक मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर साकिब निसार साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने उनके ऊपर कुछ जुर्माना आयद किया था जो किस्तों में तकरीबन 580 अरब रुपए का उनको जुर्माना था, जो हर साल किस्तों के अंदर उन्होंने अदा करना था। और ये जो पैसे जब बरतानिया से आए थे पाकिस्तान, तो उस वक़्त एक खसूसी काबीना की सब कमेटी बनी थी और उस सब कमेटी ने वो जो अमाउंट थी वो कौमी ख़जाने में वसूल करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डिपॉजिट करा दी थी। और वो लेटर वहाँ पर पेश किया था कि जनाब ये पैसे मलिक रियाज साहब की तरफ से आपके अकाउंट में जमा करा दिए गए हैं, लिहाजा मलिक साहब को एक अच्छा खासा वहाँ पर फ़ायदा हुआ था। ये लेटर जमा कराने के नतीजे में जब शहजाद अकबर साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के में पूछा गया कि जनाब वो जो पैसे आए थे बरतानिया से वो कहाँ गए, किसके पास हैं और वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर पाकिस्तान को मौसूल हुए थे, तो शहजाद अकबर साहब का ये कहना था कि ये एक स्टेट सीक्रेट है जो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि इसके लिए हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है NCA से, लिहाजा इसके बारे में किसी किस्म की कोई तफसील नहीं बताई जा सकती। उस पैसे जमा होने के बाद, उस लेटर के इजरा होने के बाद बैरिया टाउन कराची को अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ जारी करने में मदद मिली थी। और फिर उसके बाद अब जो मलिक रियाज साहब हैं उनके इमरान खान साहब के साथ एक ताल्लुकात का एक नया सिलसिला शुरू हुआ था और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो फ़रा साहिबा ने किया था। ये वही रोल है जिसके ज़रिए अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए 450-500 कनाल ज़मीन दी गई, अलकादर यूनिवर्सिटी को तामीर कराने के लिए पैसे दिए गए, अलकादर यूनिवर्सिटी को चलाने का महाना बुनियादों पर जो अखराजात हैं, जो तनख्वाहें हैं, जो मेंटेनेंस है, उसका ख़र्चा मलिक रियाज साहब उठाते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इब्तदाई तौर पर बनाया गया था उसमें से जुल्फ़ी बुखारी और बाबर अवान को निकाल कर वहाँ पर भी फ़रा साहिबा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन इमरान खान साहबा, बुशरा बीबी और फ़रा बीबी हैं। और इसी वजह से जो बनी गाला के करीब भी दो जो अराजियाँ हैं, एक 100 कनाल की और एक 107 कनाल की, वो भी फ़रा साहिबा को गिफ्ट की गई थी मलिक रियाज साहब की तरफ से। यानी इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात की नौयत है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो थोड़ी सी कारोबारी है। अब ये जो ऑडियो आई है सामने, ये ऑडियो कुछ चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ बताती है कि एक कि इमरान खान साहब ने मुबैना तौर पर इस ऑडियो के मुताबिक जो सबूत है इस बात का कि उन्होंने अपने ऑफिस को इस्तेमाल किया मलिक रियाज साहब को रियायत देने के लिए। वजूहात का मुझे नहीं पता कि वो वजूहात क्या थी, किन वजूहात पर उन्होंने इस बात का इजहार किया, लेकिन ये बात तय है जो चीज़ें हमारे सामने रिकॉर्ड पर हैं कि ये कुछ हुआ था। शहजाद अकबर साहब ने इसके अंदर रोल प्ले किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी वो पैसे आए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो पैसे जमा भी हुए। अगरचे सिंध गवर्नमेंट ये कहती रही कि जनाब ये कराची के पैसे हैं, ये सिंध के पैसे हैं, ये पैसे कवायद के मुताबिक सिंध गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए गए, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हो गए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये ऑडियो जो है
یہ انویریفائڈ ہے، لہٰذا میں نے اس میں جہاں پر بھی اس آڈیو کا ذکر کیا ہے میں نے مبینہ طور پر اس میں لفظ استعمال کیا ہے کہ مجھے اس کی صداقت کے بارے میں اس وجہ سے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اس آڈیو کو ریلیز کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی اس کی فورنزک جانچ کرائی گئی ہے، یا اس کے پاس یہ جنہوں نے یہ آڈیو ریلیز کی ہے ان کے پاس کوئی فورنزک ڈیٹیلز اس کے حوالے سے موجود ہیں، کیونکہ فورنزک نہ ہونے کے نتیجے میں اس اس آڈیو کی ساکھ کے اوپر یقینی طور پر سوالات ضرور پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ بات جو چیزیں ریکارڈ میں ہیں وہ ثابت ہے اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ عمران خان صاحب کا آفس کسی نہ کسی لیول پر کمپرومائز ہوا ہے، چاہے عمران خان صاحب نے دانستہ طور پہ کیا ہے یا نادانستہ طور پر، اور آفس کو پرائم منسٹر کے آفس کو مفادات کے لیے دانستہ یا نادانستہ طور پر استعمال کرنا بھی ایک کرپشن ہی ہے، اور اس کو کرپشن سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔